हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अपन इस टॉपिक के अंदर जो डी ब्लॉक से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं अपन उनके लिए क्या देखेंगे, आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, जनरली पहले अपन डी ब्लॉक के लिए बात करें तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी बात करें तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो देखने को मिलता है उसमें n-1 d 1 to 10 ns2 विन्यास क्या है आपको देखने को मिलता है। जहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपके n-1 d जो रिप्रेजेंटेशन है ये सामान्यतः आपके जो आंतरिक डी कक्षक होते हैं ये उनको रिप्रेजेंट करेगा। क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो n-1 d है ये आंतरिक डी कक्षकों को बताता है। साथ में जो आपके बात करें ns2 है ये आपके क्या करेगा, जो बाहरी कक्षक है जिसको अपन ने ns नाम दिया है, सामान्यतः ये क्या करेगा, बाहरी कक्षक को इसमें प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात करें कि यहाँ पर n-1 d और ns2 इन दोनों कक्षकों में क्या बताया गया है कि जो ऊर्जा का अंतर है वो क्या होता है, इसमें बहुत कम अंतर होता है। मतलब अपन यूँ कहें कि दोनों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम पाया जाता है। इसीलिए कई बार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपके डी का पहले भरा जा सकता है और ये वाला बाद में, जबकि नॉर्मली जो सारे तत्व हैं उनमें जो S वाला है ये हमेशा भरा हुआ मिलेगा आपको। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें क्या देखने को मिल रहा है कि सामान्यतः पहले ये पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए था लेकिन ये ना भरकर ये ही भरता है। और क्या होता है आपके कि इस जो अपन कहें कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, जो अपवाद है वो देखने को मिलता है। आपके सामने एक मैंने जो तत्व हैं उनके लिए क्या आपके श्रेणी बना रखी है, मैंने तत्वों की श्रेणी बनाई है। ये आपकी जो फर्स्ट 3D श्रेणी है उसके तत्वों को क्या किया गया है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको अपन 3D श्रेणी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि अपन ने कहा कि यहाँ पर इनमें ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इनमें क्या देखने को मिलते हैं, अपवाद देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी अपन बात करें तो जो डी कक्षक है इनमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 से लेकर आपके 10 तक इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब अपन एक बार जो 3D श्रेणी है अपन उसी की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है। अपन ने अभी बात की ऊर्जा का अंतर है, अपवाद होगा, तो पहला अपवाद अपन इसी श्रेणी से देखते हैं। अपन ने जनरली अपने सामने है वो 10 तत्वों की क्या बनी हुई है, 3D श्रेणी की जो लिस्ट बनी हुई है अपन उसमें देखते हैं। यहाँ पर जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने दिखाया है उसके अनुसार क्या देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जनरली जो आपके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्कैंडियम के लिए बात करें तो 3d1 4s2 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है, डी वाले में। मतलब अपन ने जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जो बात कहते हैं कि क्या होगा, डी कक्षक
अपूर्ण भरा हुआ होगा और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में ही भरा जाता है, तो देखने को मिला। अब यहां पर अपन बात करते हैं जो अपवाद हुआ है, अपवाद आपका यहां देखने को मिलता है। यहां क्या बताया गया है कि सामान्यतः हमें पता है कि किसी भी कक्ष के लिए बात करें, चाहे वो एस हो, पी हो, डी हो या एफ हो, उनके लिए क्या बताया जाता है कि सामान्यतः या तो पूर्ण भरे कक्षक हो या अर्ध भरे हुए कक्षक हो, इनका स्थायित्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है और तत्व अपना जो स्थायित्व है वो सबसे ज़्यादा चाहता है। तो अपने यहाँ पर देखते हैं कि जो क्रोमियम है यहाँ पर 3d5 4s1 यानी पूरा अपूर्ण विन्यास देखने को मिलता है। अपूर्ण विन्यास है तो मतलब इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा और ये क्या कर रहा है, अपने जो 3D श्रेणी है उसके तत्वों से क्या कर रहा है, भिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित कर रहा है। जहां पर क्या बताया गया है कि जो 4s की ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, 3D से ज़्यादा हो जाती है। मतलब अब पहला इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ तक भर गया, अब यहाँ पर अगला इलेक्ट्रॉन ना आकर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डी वाले में हो जाता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 हो जाता है। इसी तरह से एक तत्व और भी है, मतलब क्या बताए कि आपके जो क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके 3d4 4s2 होना चाहिए था, उसके स्थान पर क्या देखने को मिल रहा है, 3d5 4s1 देख लें। इसी तरह से एक तत्व और है इसी श्रेणी के अंदर, बात करें कॉपर के लिए, तो कॉपर में किस तरह से सामान्यतः क्या बताया गया है कि कॉपर में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए था वो आपके हैं 3d9 4s2 इसमें होना चाहिए था, लेकिन उसके स्थान पर देखो क्या मिल रहा है, 3d10 4s2 क्या देखने को मिल रहा है, सॉरी 4s1 क्या देखने को मिल रहा है, 3d10 4s2 जो विन्यास 4s1 है विन्यास देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर क्या है, दोनों ही अलग दिखा रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि 4s की ऊर्जा की जब तुलना करें किसे, अपने d से, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले किस में भरा जाएगा, इसमें भर जाता है। तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः पूर्ण भरे हुए कक्षक और अपूर्ण कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, इसीलिए क्रोमियम एवं कॉपर अपने 3D श्रेणी में तत्वों से क्या रखते हैं, विभिन्नता रखते हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपने आवर्त के तत्वों से भिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो 3D कक्षक हैं इन कक्षकों में S और P के समान क्या है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन दोनों के मध्य होता है। मतलब क्या है कि इससे पहले की बात करें, इससे पहले वाले तत्व अपने S वाले में और इसके बाद वाले तत्व आपके P में भरे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि यदि कोई बाहरी कक्षक यहाँ पर उपलब्ध हो या व्यवस्थित हो तो क्या बताया गया है, ये कक्ष इनके जो 3D कक्षक हैं इनको क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे और इनका क्या हो जाता है, इन तत्वों का फैलाव हो जाता है और ये तत्व ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ क्या करते हैं, आपके बंध बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन इसमें आसानी से हो जाता है, इसीलिए क्या है, इनको संक्रमण तत्व के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है
कि सामान्यतः इनमें जो पूर्ण भरे हुए कक्षक हैं या जो अर्ध भरे हुए कक्षक हैं, जैसे सामान्यतः ये तो पूर्ण भरे, अब यहाँ पर और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है उसके आधार पर जो अणु हैं उनमें कई गुण हैं वो इनके द्वारा प्रभावित होंगे। क्या कहा गया है कि आंशिक रूप से जो भरे हुए कक्षक हैं, जैसे डी वालों के लिए बात करें, कि इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो मुख्यतः कई गुणों को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उनको बताएगा। अब अपन उन गुणों की बात करते हैं कि किस तरह से जो तत्व हैं डी वाले वो अलग अलग गुण प्रदर्शित करेंगे। तो फर्स्ट इसमें अपन बात करते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बताया गया है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अब यहां पर अब देखें, बात करें कि जो कक्षक हैं डी वाले ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दें और त्यागने के फलस्वरूप क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बताया गया है यहाँ पर +2 +3 +4 +5 यहाँ तक की क्या बताई गई है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो मैग्नीज है, उसमें +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। साथ ही बात करें कि यहाँ पर जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है तो यहाँ पर सामान्यतः जो +2 है वो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था इस आवर्त के अंदर कह दें या इस 3D श्रेणी के अंदर कह दें प्रदर्शित की जाती है। दूसरी बात करें इसमें यहां पर बात करें तो क्या बताएं, रंगीन यौगिकों का निर्माण। क्या बताया गया है कि जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है सामान्यतः यही इनके बारे में बताती है। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जब कोई डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा क्षेत्र से उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाता है तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का एक कक्ष से दूसरे कक्ष में ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है। और जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है यानी अपनी सामान्य अवस्था में आता है तो जो डी ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड कह दें या डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये क्या करते हैं, कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपन तो क्या बताया है, संकुल यौगिकों का निर्माण। क्या बताया है, संकुल यौगिकों का निर्माण। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो संकुल यौगिक है, संकुल यौगिकों के लिए विशेषता होती है कि यहाँ पर जो परिवर्तनशील संयोजकता वाले जो यौगिक हैं उनमें ये गुण ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब क्या बताया है कि जो 3D श्रेणी वाले या यूँ कह दें कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं इनमें परिवर्तन जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो उपस्थित होने के कारण ये क्या करते हैं, जो संकुल यौगिक हैं उनका निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। क्योंकि परिवर्तनशील संयोजकता होगी तो अलग अलग तरह के क्या करेंगे, संकुल का निर्माण करेंगे। अब नेक्स्ट गुण की अपन बात करें। नेक्स्ट गुण है आपके चुंबकीय प्रकृति। चूंकि हमने बात की थी कि इसमें लगभग जितने भी तत्व हैं सारे क्या हैं, आपके धातु हैं। तो धातु हैं तो इनमें अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि हमने ये कहा था
कि यदि किसी तत्व में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, चूंकि अपन ने कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड अपन ने बात की है तो वहीं से अपन यहाँ पर बात करेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित हो किसी कक्ष में तो वो क्या करेंगे, आपके अनुचुंबकीय यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अनुचुंबकीय, जिनको अपन पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स भी बोल रहे थे। तो क्या है, वो चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करेंगे। तो इस आधार पर अपन ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनसे अपने जो इन गुणों की अपन क्या करें, इनको डिफाइन करें, इनको अलग से व्यवस्थित करें। अब कुछ गुण एक दो और भी हैं, जैसे क्या बताया गया है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें जिंक, मरकरी और कैडमियम, ये तत्व ऐसे हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो, जिंक के लिए बात कर लें एक बार सिर्फ, तो 3d10 4s2 बनता है, मतलब यहाँ पर पूर्ण भरा हुआ विन्यास देखने को मिलता है। इसी तरह से अपन कैडमियम के लिए बात कर सकते हैं, मरकरी के लिए बात कर सकते हैं। तो उनका जो डी कक्षक है ये क्या होगा, आपके हमेशा पूर्ण भरा हुआ इसमें देखने को मिलता है। तो मतलब क्या बताया गया है कि इन तत्वों को क्या किया गया है, 3D श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन क्या बताया गया है कि जब इन तत्वों में आपके इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो जब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था देखी गई तो ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर ये क्या है कि 3D जो श्रेणी है उसके जो तत्व है उनके समान ये विन्यास दिखाने लग जाता है। तो क्या बताया गया है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीन तत्वों को क्या है कि संक्रमण श्रेणी में शामिल तो नहीं किया गया है। क्या ये है, इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में शामिल तो नहीं किया गया है, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था है वो इनके समान होती है। इसलिए क्या बताया गया है कि इनको संक्रमण तत्व है वो नहीं बोला जाता है। तो ये कुछ अपने बातें थी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड थी, जो डी ब्लॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। जनरली अपन ने यहाँ पर किसके लिए देखी है, आपके जो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी के अनुसार अपने ये तत्व है। इसी तरह से जो 4D है उसमें भी अपन बात करें तो आपके इट्रियम से लेकर आपके कैडमियम तक आपके तत्व हैं, उसी में इसी तरह का विन्यास देखने को मिलता है। और कुछ तत्व ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने वर्ग से भिन्नता रखते हैं, या यूँ कहते हैं अपने आवर्त से भिन्नता रखते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऊर्जाओं के अंतर के कारण कभी डी पहले भरा जाएगा, कभी एस। तो इस तरह से क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मुख्य कारण इनमें यही है कि डी और एस में ऊर्जाओं का अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। इसी तरह से 5D श्रेणी में और 6D श्रेणी में भी इसी तरह का विन्यास देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको जो 3D श्रेणी है उसके आधार पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको समझ में आया होगा। हालांकि यहाँ से जो सवाल है वो आपके पूछें तो यहाँ पर जो अपवाद होते हैं उससे से रिलेटेड जो केमिस्ट्री के अंदर सवाल है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि क्रोमियम अपने आवर्त में या अपने आवर्त के तत्वों से अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों प्रदर्शित करता है। तो मेन कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ऊर्जाओं का अंतर कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। कॉपर में भी वही स्थिति है कि यहाँ पर
अपूर्ण कक्षक और पूर्ण भरे हुए कक्षकों का क्या देखने को मिलता है, विन्यास अधिक देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा। अब आप इसी से रिलेटेड जो वीडियो है उसके नोट्स बनाएंगे और अपने ग्रुप के अंदर जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।